गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशंस, जो कि एक इंडियन सोशोलॉजी के थ्रू एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर होता है जो हमेशा इंटरमीडिएट से लेके यूजी पीजी तक और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। कभी कभी इस टाइप में ऐसे भी लिखने को आ जाता है। तो सोशलाइजेशंस के बारे में, समाजीकरण, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जो हमारा समाज में या व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं हमारा जो सोशलाइजेशन हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति का जीवन है, एक शैशव काल से लेके एक वृद्धावस्था तक की बात हम करते हैं। जब से जन्म लेता है और बुढ़ापे तक भी उसका, मतलब एक मरने तक भी क्या नाम है कि उसका एक समाजीकरण होता है। लेकिन हम उसको आज जानने का ये प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में जो समाजीकरण के स्तर है वो किस परिप्रेक्ष्य के द्वारा या किस संदर्भ में होकर गुजरते हैं। क्योंकि स्टेज ऑफ सोशलाइजेशंस के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि समाजीकरण क्या है और समाजीकरण के स्तर पर प्रकाश डालिए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो हम क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज के मानक मूल्य, परंपरा सबको अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं पे जब एक बच्चा परिवार में पैदा होता है तो उसका भी एक सोशलाइजेशन होता है, एक शैशव काल से लेके और एक वृद्धावस्था तक उसका भी स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि समाजीकरण एक सीखने की वो प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है और ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये अनवरत चलती है और ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसे हम समाजीकरण कहते हैं, जो कि समाजशास्त्र, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो समाजशास्त्र है। तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे थिंकर हैं समाजशास्त्री, उन्होंने अलग अलग प्रकार के विचार दिए हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो विभिन्न प्रकार के जो समाजशास्त्री हैं या मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कई प्रकार के जो है अपने विचार प्रकट किए। जैसे मैंने बताया था टालकट पार्सन्स ने भी जो समाजीकरण के विषय पर काफ़ी विस्तार पूर्वक उन्होंने चर्चा किया था। वहीं पे एच.एम. जॉनसन्स ने भी क्या नाम है कि 4 प्रकार के स्तर की चर्चा किए हैं। एच.एम. जॉनसन, जो इससे पहले भी उन्होंने डेफिनेशंस दिया था। तो हम एच.एम. जॉनसन्स का जो समाजीकरण का जो स्तर है, उन्होंने 4 प्रकार के भागों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से हैं उसको हम एक एक करके बताएंगे भी और उसके बारे में उसके डिस्कस भी करेंगे और या तो उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। जैसे पहला एच.एम. जॉनसन ने बताया था मौखिक स्तर, जिसे ओरल स्टेज कहा जाता है। दूसरा गुदा स्तर, जिसे एनल स्टेज कहा जाता है। तीसरा मातृ रति स्तर, जिसे ओडिपल स्टेज कहा जाता है। और चौथा उन्होंने बताया कि किशोरावस्था, जिसे एडोलसेंस कहा जाता है। क्योंकि एच.एम. जॉनसन इसलिए पढ़ा जाता है कि उन्होंने काफ़ी एक मनोवैज्ञानिक भी थे और समाजशास्त्री भी थे। उस समय क्या कि जो थिंकर होते थे, कई सब्जेक्ट से पुरोधा होते थे जो अच्छी जानकारी रखते थे, उन्होंने सिद्धांत भी दिए हैं। तो उन्होंने एच.एम. जॉनसन ने 4 प्रकार के स्तर की बात किया। पहला मौखिक स्तर, दूसरा गुदा स्तर, तीसरा मातृरति स्तर और चौथा जो होता है किशोरावस्था। तो हम सबसे पहले
इनके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। मौखिक स्तर, जिसे हम ओरल स्टेज कहते हैं, ये कब होता है, इसके माध्यम से समाजीकरण का विकास कैसे होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। जिस समय जब व्यक्ति जन्म लेता है, उसी क्षण में उसे कई प्रकार की परेशानियां और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति तो मौखिक स्तर के बारे में जो ओरल स्टेज था, मैंने बताया कि जब व्यक्ति जिस समय जब व्यक्ति जन्म लेता है, उसी क्षण में उसे कई प्रकार की परेशानियां और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी संवेदनाओं को रो रो कर, चिल्ला कर उसका मुंह के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो है कि आप देखे होंगे कि एक प्रैक्टिकल तौर पे आप देखे होंगे, कहीं भी जो बच्चा पैदा हुआ होगा, चाहे फिल्मों में, कि जैसे धरती पे जन्म लेता है तो वो रो रो के चिल्ला कर अपने मुंह के माध्यम से वो अभिव्यक्त करता है। ये हम कह सकते हैं कि अभाव में भाषा के अभाव में रोने, चेहरे के हाव हाव भाव, हाथ पैर चिल्लाने के अलावा अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का उसके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं होता है। इस अवस्था में शिशु परिवार के मात्र अपनी माँ से ही संबंध स्थापित कर पाता है। इस अवस्था में जो शिशु होता है वो केवल अपनी माँ से ही संबंध स्थापित कर पाता है, क्योंकि बच्चा अपने आप को माँ से अलग नहीं कर पाता है। आप देखें होंगे जो छोटा बच्चा होता है, जो धरती जन्म लेता है, वो अपने माँ से कभी अलग नहीं करता है। उस समय वो पापा को भी नहीं पहचानता है और भी मेंबर्स को नहीं, क्योंकि और माँ को भी एक अलग फीलिंग होती है कि मेरा बच्चा है। छोटा बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो माँ से कभी अलग नहीं कर पाता है। तो वही कहे कि जो माँ की गोद होती है उसे कुछ ऐसी अनुभूति मिलती है, जो माँ की गोद होती है उसे कुछ ऐसी अनुभूति मिलती है जो उसे काफ़ी अच्छी लगती है। बच्चे को इस तरह का, मतलब जो भी एक तरह से कहा जाए कि जो उसे फीलिंग होती है, एक अलग प्रकार की उसे फीलिंग होती है जो उसके माँ की जो गोद होती है बच्चे को। तो इसी तरह क्या नाम है कि इसी स्थिति में फ्रायड फ्रायड का आप सिद्धांत सुने होंगे, जो साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में उन्होंने दिया था, जो प्राइमरी आइडेंटिफिकेशंस की बात किए थे। एस फ्रायड ने प्राथमिक परिचय या प्राइमरी आइडेंटिफिकेशंस कहा था, क्योंकि वो बताए थे कि यह अवस्था जन्म से लेकर कोई 1-1.5 वर्ष तक होती है। फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया था साइकोलॉजी में, उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी आइडेंटिफिकेशंस की बात कही थी या प्राथमिक परिचय की बात कही थी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जो है कि 1 से 1.5 वर्ष तक इस अवस्था में इस तरह का आभास उन्हें होता है, क्योंकि बच्चा अपने आप को माँ से अलग करने में समर्थ नहीं हो पाता है। इसलिए इस स्तर के संबंध में जॉनसन्स ने भी लिखा, एच.एम. जॉनसन्स ने भी कहा या लिखा, उन्होंने बताया भी कि माँ और बच्चे का एक साथ विलय हो जाता है। एच.एम. जॉनसन्स ने भी बताया कि माँ और बच्चे का एक साथ विलय हो जाता है। उन्होंने एक छोटा सा डिफिनेशन दिया था एच.एम. जॉनसन ने ओरल स्टेज में। उन्होंने बताया था कि जब बच्चे का जन्म होता तो उन्होंने कहा था कि माँ और बच्चे दोनों का एक साथ विलय हो जाता है। परिवार के अन्य सदस्य भी जो बच्चे के संपर्क में आते हैं, उसे बालक अपनी ही माँ के रूप में देखता है। जो भी और भी रिलेशनशिप होते हैं, जो भी आते हैं, तो उसे अपनी माँ के रूप में ही देखता है। यही दूसरी बात, जो बच्चे के संसर्ग हो जाने पर यह दूसरी बात है कि जब बच्चा गोद में जाने पर अपनी
माँ एवं अन्य औरतों के बीच में अंतर को थोड़ा समझ लेता है। जब बच्चा अपनी माँ के गोद में या अन्य औरतों के बीच में या और औरतों के गोद में जाता है तो उन दोनों के बीच में वो अंतर को स्थापित करता है या समझने का प्रयास करता है, एक आभास के माध्यम से या एक फीलिंग के माध्यम से। शिशु का माँ से इतना गहरा लगाव हो जाता है कि जो बच्चा होता है उसका उसके माँ से इतना गहरा लगाव हो जाता है कि वह दूसरे के पास वह सुख नहीं मिल पाता जो अपनी माँ की गोद में अनुभव करता है। तो यह थी ओरल स्टेज। जिस तरह ओरल स्टेज में एक बच्चे का जब परिवार में जन्म होता है तो उसे उस क्षण में कई प्रकार की जो परेशानियां और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वो अपनी संवेदनाओं, जो बच्चा होता है, रो रो कर चिल्लाकर मुंह के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है। कभी कभी वो भाषा के माध्यम से वो रोने में चेहरे के हाव भाव या हाथ पैर चिल्लाने के अभाव में अपनी संवेदनाओं को प्रकट करता है। इसलिए वो हर समय अपनी माँ से वो संबंध स्थापित कर पाता है। यहाँ तक कि अगर बच्चा कुछ पल के लिए दूसरे मेंबर या दूसरे फैमिली मेंबर के संपर्क में जाता है तब भी वो अपनी माँ के रूप में ही उसे देखता है। इसी प्रकार उन्होंने एस फ्रायड ने, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया, जो प्राइमरी आइडेंटिफिकेशंस की बात कही कि यह अवस्था जन्म से लेकर करीब 1 से 1.5 वर्ष तक का प्रक्रिया चलती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने माँ से अलग करने में समर्थ नहीं होता है। फिर आगे चल के एच.एम. जॉनसन ने भी कहे कि बताया कि माँ और बच्चे का एक साथ विलय हो जाता है। तो इस तरह कभी कभी वो बच्चा अपनी माँ के साथ साथ कभी दूसरे औरतों के भी गोद में जाता है, तो धीरे धीरे वो फिल्म के माध्यम से वो आभास करने लगता है, क्योंकि जो माँ होती है, उस बच्चे की जो माँ होती है, उससे एक गहरा लगाव होता है और शायद वो चीज़ उसे नहीं मिल पाती जो उसकी माँ की गोद में मिलता है। तो ये एनल स्टेज थी, जो समाजीकरण का प्रथम स्टेज माना जाता है। दूसरा उन्होंने बताया गुदा स्तर, एनल स्टेज। यह स्तर भी जो है समाजीकरण की एक प्रकार से जो प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस माध्यम से होकर ही गुजरता है। तो उन्होंने कहा कि जो एनल स्टेज होता है यह थोड़ा लंबा प्रक्रिया होती है। यह लगभग 1 से 3 साल तक चलता है। जो गुदा स्तर होता है ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और ये 1 से 3 साल की अवधि तक चलता है। इस अवधि की लंबाई होती है वो समाज पर निर्भर करती है। इस अवधि की जो लंबाई होती है वो समाज पे निर्भर करती है। इस अवस्था में माँ अपने बच्चे को स्तन त्याग और शौच परीक्षण या टॉयलेट ट्रेनिंग के माध्यम से प्रयास करती है ताकि थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाए। इस अवस्था में बालक को बातचीत करने तथा चलना फिरना सिखाया जाता है। थोड़ा बहुत शरीर की सफाई का भी ज्ञान दिया जाता है। बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। बच्चा क्रोध, स्नेह, विरोध, प्रेम के भाव से परिचित होता है। इस स्तर में प्राथमिक स्तर की स्थिति समाप्त हो जाती है और वो माँ एवं अपनी भूमिका को स्वतंत्र रूप से देखने में काफ़ी समर्थ हो जाता है। बच्चा यह समझने लगता है कि माँ का संबंध उसी समय से नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों से भी होता है। बच्चा सिर्फ प्यार पाते ही नहीं बल्कि प्यार देने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब बच्चा लगभग थोड़ा सा चलना या फिर थोड़ा सा
काम भी करने लगता है, फिर इधर थोड़ा कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, कभी प्यार भी करता है, कभी पुचकारता भी है। मतलब इस तरह का जो प्रक्रिया होती है करीब 3 साल तक, उसे जो सिखाया जाता है, चलना फिरना सिखाया जाता है, उसे बातचीत करना सिखाया जाता है, उसको उसके बारे में परिचय कराया जाता है कि ये आपके दादा हैं, पापा हैं, अंकल हैं, जो भी रिलेशन जिसके साथ भी है वो सब के बारे में बताया जाता है। तो ये कहते हैं कि माँ का संबंध जो होता है वो सिर्फ उसी से नहीं होता है बल्कि परिवार के सदस्यों के साथ भी होता है। तो वो बच्चा ये सोचता है कि सिर्फ प्यार, बच्चा सिर्फ प्यार पाते ही नहीं बल्कि प्यार देने की भी कोशिश करते हैं। ये इनर स्टेज था, क्योंकि जब उस समय जब छोटा बच्चा था 3 साल की, इसलिए कहा गया है कि ये 1 से लेकर 3 साल की अवधि तक की चलती है, जो लोग लंबी प्रक्रिया मानी जाती है इनर स्टेज। इसमें हर चीज़ उसको सिखाया जाता है, अपने शरीर के प्रति अपने परिचय कराई जाती है, हर तरह से उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। और जो ये टाइम पीरियड होती है 3 साल, चाहे 3.5 साल की जो टाइम पीरियड होती है, बच्चा परिवार में सभी का चहेता बन जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि परिवार में अगर वो बच्चा कुछ दिन के लिए कहीं चला जाता है, जैसे नानी घर चला जाता है, तो कभी कभी फैमिली में ये मतलब आभास हो जाता है कि वो नहीं है। वो रहता था दिन भर, चाहे ये सामान तोड़ता था, चाहे चिल्लाता था, खेलता था, सभी के पास जाता था। तो इस तरह का जो प्यार होता था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और फिर जब इंसान वो चीज़ नहीं पा पाते हैं तब उसे बाद में दिक्कत होता है। तो ये थी एनल स्टेज, जो समाजीकरण की दूसरा जो स्तर था, गुदा स्तर। आज तीसरा हम स्तर के बारे में करेंगे, जो मातृरति स्तर होता है। मातृरति के मतलब माँ से प्यार का जो स्तर होता है, जिसे ओडिपल स्टेज कहा जाता है। इस चरण का जो विस्तार होता है सामान्यतः चौथे वर्ष से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। मातृत्व स्तर की बात किया तो यह जो चरण है कि थोड़ा विस्तार पूर्वक एक लंबी प्रक्रिया ये भी है। यह स्तर लगभग 4 वर्ष से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, और ये लगभग 12 से 13 वर्ष तक चलने की प्रक्रिया है। जो तीसरा मातृरति स्तर जो होता है, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस चरण में आड़ीपल संकट का काल भी कहा है। जो ये चरण होता है उस फैमिली के लिए या माँ के लिए बड़ा संकट भरा होता है। इस संबंध में यह जान लेना उपयुक्त होगा कि जो आर्डिपल ग्रीक साहित्य का एक ऐसा किरदार था जिसने अनजाने में अपनी माँ से विवाह किया था। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने जिक्र भी किया है कि जो ये तीसरा जो मातृरति स्तर होता है या आर्डिपल जो स्टेज होता है, ये बहुत ही संकट भरा होता है। उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे आर्डिपल के ग्रीक साहित्य का एक ऐसा किरदार था जिसने अनजान में अपनी माँ से ही विवाह किया था, एलेक्स्ट्रा। और एलेक्स्ट्रा एक ऐसी नायिका थी जिसने अनजाने में अपने पिता के साथ ही सहवास किया था। इन दोनों चीज़ों से ये जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं या ये इस तरह के जो साइकोलॉजिस्ट ने जो चर्चा किया है, तो ये इसीलिए कहा गया है कि संकट भरा जो काल होता है कि एक तरफ बच्चा जो है कि अपनी माँ से विवाह किया, और एक तरफ जो लड़की थी, नायिका थी, वो अपने पिता के साथ सहवास किया, यानी सेक्स रिलेशंस बिल्डअप किया उनके साथ। तो ये सब सोचने वाली बात है। जिसने तो इन दोनों की इन दोनों किरदारों को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मानव जीवन का यह ऐसा काल होता है जब पुत्र अपनी माँ की ओर आकर्षित होता है और अपने पिता के प्रति उसके मन में द्वेष होता है। क्या बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने लास्ट में कहा कि इन दोनों किरदारों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि मानव जीवन का यह एक ऐसा काल होता है
जब पुत्र अपनी माँ की ओर आकर्षित होता है और अपने पिता के प्रति उसके मन में द्वेष की भावना आ जाती है। ठीक इसके विपरीत पुत्री को अपने पिता से प्रेम होता है और माता के लिए उसके मन में वैर भाव उत्पन्न होते हैं। पहली वाली स्थिति को मातृ रति या आडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और दूसरी वाली स्थिति को पितृरति या इलेक्ट्रा इलेक्ट्रा मनोग्रंथि या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जो कभी कभी पुत्र का माँ की तरफ आकर्षित होना और पिता के प्रति जो है कि मन में द्वेष की भावना आ जाती है, तो उसे जो माता के प्रति जो है कि आकर्षित होना और उनके मतलब प्रति समर्पण होना, तो वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। पिता के द्वारा जो पुत्री की जो प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं और माता के प्रति बैर भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या पितृरति भी कहा जाता है। इस तरह असल में यौन भावना भी इतनी विकसित हो जाती है कि अपनी माँ पर अपने प्यार का एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पिता उसकी माँ को प्यार न करे। पुत्र चाहता है कि उसके पिता उसकी माँ को प्यार न करे। लड़कियाँ भी अपने पिता पर एकाधिकार चाहती है और उसे माँ से काफ़ी ईर्ष्या करती हैं। लेकिन इस अवस्था में यौन भेद का बहुत स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो इस तरह की जो अवस्था पाई जाती है उसमें यौन भेद का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसके प्रति सहज आकर्षण होता है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने दोस्तों के संसर्ग में आकर थोड़ा बहुत यौन के बारे में जानने का प्रयास करता है। यह बात कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी समाज में यौन के बारे में कितना खुलापन है। विकसित देशों में बच्चे इस संबंध में अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही जानकारी रखते हैं। तो जो इस तरह के जो स्तर पाए जाते थे, मातृरति पितृरति का जो स्तर पाया गया है, वो चीज़ देखने की बात है। क्योंकि ये जो तीसरा जो स्टेज था, सबसे संकट भरा काल होता है। जो आपके दो किरदारों की मैंने कहानी भी बताया कि एक पुत्र अपनी ही माँ से विवाह करता है और दूसरा जो है कि एक पिता जो होता है, जो उसकी पुत्री होती है या नायिका होती है, वो अपने पिता के साथ ही सहवास की करती है। तो बहुत से मनोवैज्ञानिक इन दोनों के किरदारों का अध्ययन करते हैं, तो बताते हैं कि इस तरह की कैसी कैसी समस्या माँ के प्रति और पिता के प्रति कैसी कैसी समस्याएं आती है पुत्र और पुत्रियों के भेद में। क्योंकि हमेशा पुत्र आप बायोलॉजिकल आस्पेक्ट भी देखते हैं, यही इसी को बायोलॉजिकल आस्पेक्ट या साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट कहा जाता है कि इस तरह का आकर्षित आप देखते हैं। क्योंकि पितृ जो होता है, पुत्री जो होती है हमेशा पिता की ओर ही आकर्षित होती है और पुत्र जो होता है अपनी माँ की तरफ ही वो चाहता है। जो इस तरह की मैंने आपको बताया भी। चौथा जो उन्होंने बताया था एडोलसेंस, किशोरावस्था। यह लगभग 13 या 14 वर्ष से 15 वर्ष से प्रारंभ होता है और ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। किशोरावस्था मानव जीवन की एक संक्रांति काल मानी जाती है, सबसे अच्छा काल माना जाता है, जहाँ वो बिगड़ता भी है और अच्छा बन भी जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन का एक संक्रांति काल भी माना जाता है। इस स्तर में बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता से नियंत्रण में मुक्त होना चाहते हैं। इस काल में विभिन्न किस्म की बुरी आदतें लगने का भी भय होती है। मैं पहले भी कहा कि जो ये काल होता है मानव जीवन का सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर गलत डायरेक्शन में बच्चा चला गया, बच्ची चली गई, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और अच्छे डायरेक्शंस में चली गई तो शायद वो उस माँ बाप के लिए, उस परिवार के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियाँ जो लड़के लड़कियाँ में जो शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यौन संबंधी ज्ञान इतना हो जाता है
कि उसके कारण उसके जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव देखने को मिलते हैं। वे अपने जीव छंद या अभिप्रेरणा या बायोजेनिक मोटिवेशंस के अनुरूप व्यवहार करने एवं मनोभावों को पूर्ण रूप से पूरी कोशिश करते हैं। इस अवस्था में बच्चे के मन में अहम या सेल्फ का पूरा विकास हो जाता है। निम्न वर्ग के बच्चों में पारिवारिक समस्याओं का इतना अधिक सामना करना पड़ता है कि वे परिवार के लिए थोड़ा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पे इस स्तर के माध्यम से उच्च वर्ग के बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। इस अवस्था में कुछ बच्चे मौज मस्ती या नशीली वस्तुओं का सेवन भी करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज और संस्कृति के बारे में इतना कुछ सीखने लगता है कि वो लगभग स्वतंत्र होने की स्थिति में रहता है। यहाँ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि जो उपयुक्त 4 चरणों के बाद भी जीवन में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो हमें जो चारों प्रकार के स्तर की बात किया ने एच.एम. जॉनसन ने, कहीं ना कहीं वो एज से संबंधित भी है। जब बच्चा जन्म लेता है और वृद्धावस्था तक भी जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया है, तो ये अपने मन में ये भावना नहीं पाल लेना चाहिए कि जो हम 4 प्रकार के स्तर की बात किए थे वो समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो रुक नहीं सकती या समाप्त नहीं हो जाती है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर पर्यंत चलती रहती है। यह महत्वपूर्ण बात है कि समाजीकरण की प्रक्रिया की तीव्रता जीवन की अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इन 4 अवस्थाओं में काफ़ी अधिक उग्र हो जाती है। प्रौढ़ एवं वृद्ध अवस्था में व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। उन्हें माता पिता की हैसियत से कुछ कदम आगे निकलकर दादा दादी, सास ससुर, नाना नानी आदि के रूपों में विभिन्न प्रकार के भूमिकाओं को निभानी पड़ती है। जहाँ कहीं भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए काम करता है वहाँ भी उन्हें सहकर्मी या सहयोगी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं को निभानी पड़ती है। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए लोगों को कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। कभी कभी अपने कार्यों को संपादन में भी अनुभव प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण आजीवन चलता रहता है और इस तरह कुछ न कुछ वो हमेशा सीखता रहता है। लेकिन सिर्फ सीखने की मात्रा का होता है, फर्क इतना होता है कि जो सीखने की जो मात्रा है उसका होता है। इसीलिए बियर स्ट्रीट भी एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी समाजीकरण की जो स्तर है उन्होंने बारे में बताया था। जो मैं इस तरह की बात पहले भी किया कि जो एक प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था में जो कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से काफ़ी परिवर्तन में आता है। तो और उन्हें जो है कि आगे चल के माता पिता की हैसियत के रूप में कुछ उनसे आगे निकल कर जो रिश्तेदार होते हैं, दादा दादी, नानी नाना, सास ससुर, सभी के रिश्तों को ध्यान से देखना पड़ता है और सभी भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। तो बियर स्ट्रीट कहते हैं कि व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं होता, व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं होता या नहीं आता। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण का सबसे प्रमुख भूमिका होती है। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्तित्व का विकास कोई जैविक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही अपने गुणों को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि समाज के सदस्य के रूप में वो धीरे धीरे अर्जित करता है। जीवन चक्र की इस प्रक्रिया में समाजीकरण के विभिन्न उपकरणों की भूमिका होती है। तो ये थी, जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी गुणों को जो है
अचीव नहीं करता है। जब वो धीरे धीरे समाज में आता है तो वो धीरे धीरे सब कुछ जानने का या समझने का प्रयास करता है। तो इसीलिए मेरे शेठ ने कहा ना कि व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता, बनाया जाता है। कोई ये जैविक प्रक्रिया नहीं है कि जन्म जन्म के समय या जन्म हो गया तो आप सब कुछ आपके अंदर समाहित हो गया। आपको समाज में आने के बाद धीरे धीरे वो सामाजिक प्रक्रिया या भूमिकाओं के माध्यम से आप जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो जीवन चक्र की जो यह प्रक्रिया है समाजीकरण के विभिन्न उपकरणों के भूमिका होती है। तो बियर स्ट्रीट ने जो कहा था वो सही ही कहा था। अपनी हर पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट करता है वो आदमी सोसाइटी से ही सीखता है, सोसाइटी के रोल से वो सीखता है। तो ये थी एच.एम. जॉनसन के 4 प्रकार के असर की बात है जो समाजशास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई पीरियड के दौरान जो यूजी पीजी या इंटरमीडिएट में जो सीखते हैं उन्हें ये चीज़ पढ़ाया जाता है। आगे भी आपको लेक्चर मिलेंगे वीडियो के रूप में, और आप पढ़ते रहिए, समझने का प्रयास करिए। नहीं कुछ आता है तो थोड़ा सा थाट पढ़िए और अपने परिवार के ही फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि और भी बच्चे हैं, आपके छोटे भाई हों या फिर कोई भी रिलेशन में बच्चा हो तो आप उसको देखने का एक अनुभव करिए और इस थ्योरी को अप्लाई करिए। देखिए आपको 5 मिनट में चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि पढ़ना और अप्लाई करना बहुत बड़ी चीज़ें होती है। जब आप पढ़ेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे तो आप 2 दिन 4 दिन में भूल जाएंगे। इसलिए अप्लाई करने की कोशिश करिए। समाजशास्त्र बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पेशली समाजशास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट हो सब अच्छी होती है। आपकी कितनी रुचि है, कितनी इंटरेस्ट है, कितनी पकड़ है, कितनी समझ है, ये मायने रखता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।